ओके सर। अब बीच बीच में बोलते रहना सर, यस सर, ओके सर, तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं वही चीज बार बार बताऊंगा, है ना। यस सर। तो हम लोगों का एजेंडा क्या है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैं मेरी फिजिक्स में ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें एरेज एरेज आते होंगे और रिकर्शन आता होगा, है ना। सर। ठीक है। यस सर। तो हम हम क्या पढ़ेंगे यस कि सर। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, किस तरह से किस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, है ना। और ये सारे प्रॉब्लम हैं, 0 1 में एब्स्ट्रैक्ट और सबसेट सम प्रॉब्लम, और ये जितने भी प्रॉब्लम है ये सारे डिस्कस करेंगे हम 2 दिन के अपने वेबिनार में, है ना। ओके सर। ओके, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर हम बेसिकली बात करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है। और ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कोई जानता है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये होता है जैसे किसी भी प्रॉब्लम में हमें कोई चीज़ मैक्सिमम निकालनी होती है या तो मिनिमम निकालना होता है, तो वहाँ पे हम उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और एक दूसरा ऑप्टिमाइजेशन भी होता है कि कोई एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको कम करने के लिए भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कोई ऐसा एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो सकती है ना। तो 2 ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो क्या करते हैं हम कि एक प्रॉब्लम होता है, जब हम रिकर्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके छोटे प्रॉब्लम में करते हैं, फिर उसके छोटे प्रॉब्लम में करते हैं, उसके छोटे प्रॉब्लम में करते हैं, और एक हमारा बेस कंडीशन होता है, वहां तक जाके प्रोग्राम रुक जाता है, और फिर एकदम बॉटम से जाके सॉल्व होना स्टार्ट होता है, फिर वहां तक आता है जहाँ पे कॉल किए होते हैं, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। तो हम किसी प्रॉब्लम को एक उसके छोटे सर, सब प्रॉब्लम, हाँ। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस सर। ये सर अब सही है पहले से। हाँ, वो मेरा माइक थोड़ा मेरे मुंह से दूर था। तो हम क्या करते हैं ना, एक प्रॉब्लम को उसके सब प्रॉब्लम में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उस सब प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा और उसके जितने भी सब प्रॉब्लम होंगे उनके ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे हम, और सबको एक साथ इस तरीके से मर्ज करेंगे कि हमारा जो फाइनल प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन मिले। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा है सबने। यस सर। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करते जाते हैं, जब प्रॉब्लम इतनी छोटी हो जाती है कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके, तो हम ना फिर कॉन्कर मतलब मर्ज करना स्टार्ट करते हैं और टॉप तक आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर, आ रही है। आ रही है। यस सर, वॉइस पूछते हैं। तो थोड़ा सा और डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेनली क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन होता है ओवर प्लेन रिकर्शन, है ना। ये थोड़ा पढ़ लो पहले एक बार, फिर ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्शन कहने का मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को अगर रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करोगे तो उससे बहुत सारी कॉल्स होती है ना रिकर्शन की। तो हम ये देखते हैं कि उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके, तो वो काम हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करते हैं। इसको हम अभी जस्ट आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और डेफिनेशन को भी छोड़ते हैं कुछ टाइम तक, आगे चलते हैं। यस, और फेबिनॉची नंबर का सबने प्रोग्राम किया होगा, है ना। यस सर। फेबिनॉची नंबर क्या होता है, पहले 0 1 मतलब प्रीवियस दो टर्म का सम होता है ना। तो अगर उसको रिकर्सन से सॉल्व करोगे, जैसे मान लो मैं रिकर्सन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कुछ कॉल होगा, फिबोनाची ऑफ एन, उसमें जाएंगे तो हम एन की वैल्यू अगर 2 से छोटी है, ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए है कि हमें nth फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है ना। तो इसके लिए कैसे प्रोग्राम करेंगे, अगर 2 से छोटा नंबर है तो हम एन को रिटर्न कर देंगे, मतलब अगर 0 है तो 0 ही आएगा और 1 है तो 1 आएगा। जब वो 2 होगा तो हम पिछले दो का सम कर रहे हैं, रिटर्न फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू, है ना। ये फंक्शन समझ में आ रहा है।
यस सर। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट कर दे, मतलब कैलकुलेट करने आता है सबको? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना जानो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, है ना। और वो एक बड़ा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। अगर उसको पढ़ना है तो यूट्यूब पे रविंद्र बाबू के लेक्चर पढ़े, जो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल्गोरिथम का लेक्चर होगा, उसमें देख लेना, ठीक है। सर किसका? रविंद्र बाबू एक है जो गेट का पढ़ाता है, उसने ना एल्गोरिथम में पढ़ा रखा है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाया है, यूट्यूब पर होगा, है ना। अब मैं रिसोर्सेज भेज दूंगा, जब सबने रजिस्टर करा है ना मेल आईडी पे। और देखो अब इस प्रॉब्लम को ना करके देखते हैं हमारे, तो ज़्यादा सही। लेट्स से देखो, मैं सारे प्रोग्राम जावा में करूँगा, और अगर किसी को जावा नहीं आता है तो वो ये नहीं समझेगा कि कोड उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हें लॉजिक समझना जरूरी है। कोड ये तुम किसी भी लैंग्वेज में सेम टू सेम लिख सकते हो, बस केवल क्या होता है सिंटैक्स को चेंज होती है ना। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ये मत समझो कि हम कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये समझो कि बस हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ ना बोल दिया करो। यस यस सर। सर। यस सर। तो जावा में कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारी एक क्लास होती है जिस नाम का फाइल होता है, उसी नाम की क्लास होती है ना। एक नाम की सॉल्यूशन, उसके अंदर में तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है जब हम जावा में प्रोग्राम करते हैं। लेट से हमारे पास एक एन है जिसकी वैल्यू हम कुछ भी दे देते हैं, सपोज 5, ठीक है। तो अगर फिबोनाची सीरीज निकालेंगे हम तो nth टर्म निकाल के प्रिंट कराना। तो हमने क्या किया, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर जो भी टर्म यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंट है, ठीक है। और जिसने कभी नहीं जावा पढ़ा है, ये चीज़ जो है ये जावा में मेन मेथड को बताता है। मेन मेथड मतलब मेन फंक्शन, जैसे सी और सी प्लस प्लस में होता है, वैसे जावा में ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। एक इंटीजर बनाया एन, अभी जिसमें 5 रखा, यहाँ पे हम जो भी प्रिंट करेंगे वो प्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक हम मान लो बनाएंगे और आई डी नाम का फंक्शन, और इसमें इस नंबर को पास कर देंगे 5, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। सर एक बार और समझा दीजिए। क्या? सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, एक क्लास मैंने बनाया फिबोनाची सॉल्यूशन के नाम, तुम किसी भी नाम का बना सकते हो। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन जावा में इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आउट, इतना लिखना पड़ता सर सी लैंग्वेज में सिखा दो ना इसको, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। है। नहीं आ जाएगा, टेंशन वाले। उसके वो चीज़ मत ध्यान में दो ना, तुम्हें यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटीजर एन इक्वल टू 5, हाँ क्योंकि सर सी ये में तो आ रहा करेंगे है। ना तो बहुत सारे पॉइंटर्स और मेमोरी, सबको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन वगैरह नहीं आता होगा ना। तो देखो ध्यान से, एल ने मैंने क्या रखा 5, और इसके अंदर कुछ भी हम रखते हैं तो प्रिंट होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर रन कराएंगे हम, अगर इसको रन करेंगे तो क्या हेलो आया ना। तो जैसे प्रिंटर होता है सी, बिल्कुल उसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लिखते हैं जावा, ठीक है। अब समझ में आया कि यस सर आगे। तो हमने क्या करा था अभी, मान लो मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें कोई एक फंक्शन बनाया, मान लो बता दी। फंक्शन बना नहीं है, वही बनाऊंगा, है ना। तो इसमें मैंने इस एन को पास किया। ये क्या करेगा, ये फंक्शन nth टर्म निकालेगा फिबोनाची नंबर का और उस रिजल्ट में दे देगा, और हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखा सपोज
है ना। चल इज इक्वल टू v प्लस क्लास के मैंने लिख दिया। तो अब रिजल्ट में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। हमें क्या करना होगा, अब बनाना पड़ेगा इस फंक्शन को, ठीक है। और फिबोनाची जो नंबर होगा वो जब रिटर्न करेगा nth टर्म तो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। तो जो भी फंक्शन, कोई एक फंक्शन जो भी चीज़ रिटर्न करता है उसी टाइप का उसका रिटर्न टाइप होगा। तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए इंटीजर टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। और इसमें एक पैरामीटर n पास करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने उसमें प्रेजेंटेशन में दिखाया था ये वाला फंक्शन, तो ध्यान से देखो इस फंक्शन में क्या किया है हमने, देखो फिबोनाची को कैसे डिफाइन करेंगे। जो फिबोनाची नंबर होता है, अगर तुम्हें nth टर्म निकालना है तो ये क्या होता है, इसका एक पिछला टर्म होता है कोई, और इसका एक और पिछला टर्म होता है, इन दोनों का सम होता है ना। जो कि समझ में आ रहा है। यस सर। राइट। अगर nth टर्म होता है कोई फिबोनाची सीरीज का तो पिछला टर्म और उसके पिछला टर्म का सम आता है ना। ठीक है। और अगर हम 0 की बात करेंगे तो हमें 0 मिलता है, और 1 की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग तुम अगर देखोगे तो फिबोनाची में क्या होता है, 0 1 होता है, उसके बाद 0 1 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 1 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है ना। ये इस तरह समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यार सर। अब अगर इसी फंक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना हो, मान लो ये जो रिकर्सिव फंक्शन बनाया है इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम में, तो f जो फंक्शन है मान लो उसका नाम मैंने फिब लिखा है, f फिबोनाची ऑफ n निकालना है अगर, तो रिकर्शन में पहले बेस केस होता है, बेस कंडीशन देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रोग्राम जो है इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर इस n की वैल्यू मतलब 0 है, ये दोनों जो चीज़ें दी गई है ना ये बेस कंडीशन बता है। अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न करना है हमें, 0। ठीक है। ये लाइन जो मैंने लिखी है ये बिल्कुल सेम टू सेम ये लाइन है कि जब भी 0 रिटर्न मांगा जाएगा तो हम 0 दे देंगे, है ना। यस सर। और अगर n की वैल्यू 1 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। यह हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सर एक बार वहाँ से बता दीजिए जहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 रखा था। कौन सा फंक्शन, मेन वाला? यस सर। हाँ तो पहले इस फंक्शन को कंप्लीट तो कर लेंगे, तो वहाँ से तो बस इस फंक्शन को कॉल किया गया ना। देखो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर nth टर्म निकालना है हमें, इस फंक्शन को कॉल किया हमने, तो जो भी रिजल्ट आएगा उस इस रिजल्ट में चला जाएगा और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देना है। यहाँ पे इतना ही करना है ना मेनली। देखो ये वाला जो फंक्शन कॉल किया गया है ये बिल्कुल यही फंक्शन है जो यहाँ पे, इसमें n की वैल्यू क्या पास करी गई है, 5। ये यहाँ पे देखो n में 5, यहाँ पे 5 पास होगा, इससे मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ। अब सही है। तो ये फिबोनाची ऑफ 5 पांचवा टर्म में जो भी होगा फिबोनाची सीरीज का उसको निकालेगा और वो रिजल्ट में दे देगा और रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। अब तो मेन में बस इतना ही करेंगे, हर बार इतना ही काम करेंगे ताकि हमें लॉजिक यहाँ पे समझ। अब n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 1। ठीक है। ये दोनों काम मैंने कहाँ से देखा, यहाँ से ये दोनों जो टेबल 0 टर्म का 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई मान लो तुमसे पूछता है, अगर कोई पूछता है कि 2 वाले टर्म का आंसर बताओगे, है ना, तो इसको तुम इस वाले इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल 1, है ना। और f ऑफ n माइनस 2 कहने का मतलब होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो f ऑफ 0 और f ऑफ 1, और हमें यहाँ से इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, 0 की 0, 1 की 1। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 1 ना।
ये चीज समझ में आई कि अभी ये भी नहीं आया? आगे सर। आगे सर। Done. ठीक है, तो अब जैसे ना अगर कोई मान लो f(3) का पूछता है तो क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके आगे, f ऑफ किसकी बात करेंगे यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2 प्लस यहाँ पे किसकी बात करेंगे 3 - 2 यानी कि 1, है ना। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, पिछले वाले में देखो क्या मिला 1, है ना। और f ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। तो अगला नंबर सेगमेंट का जो होगा वो क्या होगा 2। समझ में आया। ये देखो रिकर्सिव तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे f ऑफ 4 का निकालना है तो 3 2 को यूज करेंगे, 5 का निकालना है तो उसके पीछे रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल यही जो मैं तुम्हें वहाँ बता रहा हूँ ना उसी का प्रोग्राम है। अगर 0 है तो 0 रिटर्न कर दिया, n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न कर दिया। लेट से n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, उससे बड़ी है ना, और नेगेटिव वैल्यू नहीं दी जाएगी, ये पहले से सपोज प्रोग्राम है ना। तो इसके बाद अगर कोई भी नंबर आता है तो हम उसके पिछले वाले को कॉल कर लेंगे। क्या कॉल करेंगे, सिग्मा की n - 1 प्लस n - 2, यही किया ना मैंने अभी ऊपर। अगर इस n की वैल्यू 0 पास करी जाएगी तो 0 मिल जाएगा, अगर 1 पास करी जाएगी तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, अगर 2 पास करी जाएगी तो 2 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 1 के लिए अगर यहाँ पे कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन जब दोबारा कॉल होगा तो 0 का तो 1 का क्या रिटर्न होकर आएगा 1, और यहाँ पे 0 वाले के लिए कॉल होगा तो क्या रिटर्न होकर आएगा 0। तो 1 और 0 ऐड होगा और इस फाइनल वाले में क्या रिटर्न होगा 1। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 1 रिटर्न है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। और तो इतना करने से ये प्रोग्राम जो है सही काम करेगा। अब मुझे ये बताओ कि 5वां टर्म क्या होगा, पहला 1 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा क्या होगा 3, चौथा क्या होगा 3, 5वां क्या होगा 5 ही है ना। यस सर। यस तो अगर मैंने यहाँ 5 पास किया है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, है ना। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो देखो क्या आउटपुट आएगा, 5 आया ना। दिख रहा है Yes, sir. आउटपुट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे 6 वाला टर्म देखना चाहूँ तो 6 वाले टर्म की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो 6वां टर्म होगा तो 5 + 3 यानी कि 8 ना। तो अगर मैं यहाँ पे 6 पास करता हूँ जब वो फंक्शन चलेगा तो 8 मिलना चाहिए। देखो क्या मिला 8 मिला ना। इतना समझ में आया हो Yes. तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। सर रिजल्ट कहाँ पे शो हो रहा है? यहाँ जहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, इधर देखो राइट हैंड साइड में इधर टेस्ट केसेस दिखा रही है, वहाँ पे रिसीव आउटपुट दिख रहा है। वो मैं नीचे कंसोल में रन नहीं करा हूँ, उसको हटा दो, मैं इधर ही रन कराऊंगा, ठीक है। तो ये तरीका अगर समझ में आया तो मैं बताऊँ। और ये स्टैटिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि मैं मेन फंक्शन में डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, है ना। जिसको जावा थोड़ी बताती है उसको समझ में आएगा, क्योंकि ये स्टैटिक है तो इसके अंदर स्टैटिक फंक्शन हम कॉल हो सकते हैं बाहर डायरेक्टली। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के करना था। तो फिलहाल ये समझ में आ गया है, आगे देखो। अब जैसे इस फंक्शन को मैं अगर ध्यान से दिखाऊँ तो इस फंक्शन को ध्यान से अगर देखना चाहूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। जब मैं 6 के लिए कॉल करूंगा, है ना, तो ध्यान से देखो 6 के लिए जब भी कॉल करूंगा तो n की वैल्यू क्या है 6 होगी वहाँ पे, है ना। यस सर। तो वो क्या होगा, n की वैल्यू 0 होती तो 0 रिटर्न हो जाता, 1 होती तो 1 रिटर्न हो जाता। अदरवाइज 5 के लिए कॉल होगा और 4 के लिए कॉल होगा और दोनों को प्लस करके रिटर्न, यही होगा ना। जब 5 के लिए कॉल होगा तो वो 4 के लिए कॉल करेगा और 3 के लिए कॉल करेगा। 4 वाला जो है वो 3 के लिए कॉल करेगा और 2 के लिए कॉल करेगा, और 3 वाला किसके लिए कॉल करेगा 2 के लिए कॉल करेगा, 1 के लिए। और ये जो 2 वाला है ये 1 के लिए कॉल करेगा और 0 के लिए कॉल करेगा। तो यहाँ पे 1 के वाले से 1 रिटर्न आएगा, 0 वाले से 0 रिटर्न आएगा, तो ये 1 है। और
फिबोनाची ऑफ 1 वाला जो ये वाला है यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि वन की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न होता है। तो इन दोनों का ऐड होगा तो थर्ड पोजीशन पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और फिबोनाची ऑफ 2 यहाँ से क्या हो क्या आएगा, हमें पता है कि 2 की वैल्यू कैसे आती है, एक 1 के लिए कॉल होगा, एक 0 के लिए कॉल होगा। 1 वाला 1 देगा और यहाँ पे 0 वाला 0 देगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ये वाली वैल्यू और ये 4 वाली और 3 वाली दोनों वैल्यू ऐड होगी तो 5 वाला है। अब फिबोनाची ऑफ 3 जब 3 के लिए कॉल होगा तो वो 2 के लिए कॉल करेगा, 1 के लिए कॉल करेगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ था वैसे यहाँ पर भी सॉल्व होगा। और ये नीचे से पूरा बिल्ड होते होते ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे लास्ट में सोल्यूशन मिलेगा दोनों तरफ का बिल्ड होने के। इस तरीके से वो फंक्शन चल रहा है जो अभी हमने बनाया है कुछ टाइम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस आ रहा है। अब देखो ये बिल्कुल एक प्लेन रिकर्सन है, मतलब सिर्फ रिकर्सन है और कुछ भी नहीं किया हमने। अगर इसको ऑप्टिमाइज करना हो ना, इसका सोल्यूशन क्यों एक्सपोनेंशियल हो जा रहा है, क्योंकि हर एक के लिए ये 2 बार कॉल हो रहा है ना। तो जितनी इसकी हाइट होगी टोटल, मतलब इसकी हाइट कितनी होगी जितना हमने n इंटर किया होगा। अगर यहाँ पे 6 इंटर किया गया है तो इसकी हाइट कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का भी कॉल होगा 1 के लिए और 0 के लिए है ना। तो टोटल हाइट देखोगे तो 6 हो जाएगा। तो हर एक हाइट में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 1 बार कॉल हुआ, फिर 2 बार इस लाइन में कॉल हुआ, फिर इस लाइन में 4 बार हुआ, फिर इस लाइन में 8 बार होगा, फिर अगले वाली लाइन में 16 बार होगा। तो ये 2 की पावर n टाइम जाएगा। तो समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। यस सर। तो ये 2 पावर n जाएगा, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, यहाँ पे मैंने लिखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एज 2 पावर n, और 2 जो कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है किसी प्रोग्राम की, है ना। यस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस ट्री को ध्यान से देखो। इसमें 6 के लिए मैंने कॉल किया तो 5 के लिए कॉल किया, 4 के लिए कॉल किया, यहाँ तक तो ठीक है। इस 5 वाले ने 4 के लिए कॉल किया, फिर 3 के लिए कॉल किया, इस 4 वाले ने 3 के लिए कॉल किया, 2 के लिए कॉल किया। ध्यान से देखो, 2 के लिए मैंने यहाँ भी कॉल किया, फिर 2 के लिए मैंने यहाँ भी कॉल किया, फिर 2 के लिए मैंने यहाँ भी कॉल किया, है ना। और अगर 3 वाला देखो, फिर 2 की और 3 यहाँ भी कॉल होगा, यहाँ भी 3 वाला कॉल होगा और यहाँ भी 3 वाला कॉल होगा। समझ में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस सर। ये चीज़ देखो, जैसे 2 के लिए यहाँ कॉल हुआ, 2 के लिए यहाँ कॉल हुआ, 2 के लिए यहाँ कॉल हुआ ना, 2 के लिए यहाँ भी कॉल और यहाँ भी, है ना, दिख रहा है। अब ये अगर 3 वाला देखो, यहाँ भी कॉल हुआ, यहाँ भी कॉल हुआ, यहाँ भी कॉल हुआ, और 4 वाला देखोगे तो यहाँ कॉल हुआ, है ना। तो अगर एक बारी जब मैं कॉल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मैं कहीं पे पहले से ही स्टोर करनी, तो दोबारा जब मैं कॉल करने जाऊँगा तो मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट वो वैल्यू यूज करूँगा। ऐसा कर सकते हैं ना हम। यस सर। अगर एक बारी कॉल होने पे कंप्लीट, क्योंकि हर बारी वो उतना कैलकुलेट तो करेगा ही करेगा। अगर हम इसको स्टोर कर ले कहीं पे पहले से, तो जब दोबारा कॉल करना होगा तो वहाँ से डायरेक्ट उठा लेंगे वैल्यू, कॉल क्यों करेंगे, है ना। तो प्रोग्राम मेरा कितनी बार चलेगा, एक बारी 6 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। उसके बाद दोबारा जितनी बार भी कॉलिंग है, टोटल जितनी भी कॉलिंग है, सारी की सारी कॉलिंग नहीं होगी, हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने सबको रखा होगा पहले से। हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इस पर तो ध्यान दें। एक एरे बनाएंगे तो जितना भी है 6 के साइज का बना देंगे, है ना। सपोज ये 6 के साइज का है, तो जो ये 0 इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे जो 0 वाला रिजल्ट आएगा उसको रख लेंगे, फिर 1 वाला इंडेक्स, फिर 2 वाला इंडेक्स, जो भी आएगा रिजल्ट हम मान लेंगे कि f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ, 3 की वैल्यू यहाँ, और ऐसे रखते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब दोबारा कॉल करेंगे तो हम डायरेक्ट इस एरे से उठाएंगे और वहाँ पे रख लेंगे, तो हमें दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा काम कितनी बार में हो जाएगा, केवल 6 5 4 3 2 1, मतलब कि केवल n टाइम में ही हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब इसको थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये देखो, इस चीज को ध्यान से देखो। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? सर इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ जाएगी। तो अगर हम केवल n का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के और प्रॉब्लम जो एक्सपोनेंशियल में था उसको n में कर दे रहे हैं, तो कौन वाला बेटर है?
2 पावर n को अगर हम n में कर दे रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर थोड़ी सी बढ़ा भी दे रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ओके है ना, क्योंकि हमारे पास मेमोरी बहुत होती है। हमें क्या करना होता है ना, प्रोग्राम को कम से कम टाइम में करना होता है ताकि और प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस को हम ज़्यादा टाइम दे पाएं, है ना। तो हम देखो ये कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम वाले चैप्टर में तो हमेशा मिलेगा कि अगर हम इस टाइम को कम से कम करेंगे तो स्पेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, और अगर स्पेस को कम करेंगे तो टाइम को बढ़ाना पड़ सकता है ना। ये तुम्हें हर जगह मिलेगा आगे एल्गोरिथम पड़ेगा ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये एरे दिख रहा है सबको, ये वाला एरे है ना। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 येलो कलर में, है ना। तो मैंने क्या करा, बाय डिफॉल्ट सब में -1 -1 -1 -1 -1 लिख दिया, ठीक है। और हमें पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए यहाँ पे 0 रखा है, और f ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है इसलिए यहाँ पे 1 रखा है। बाकी जितनी बड़ी भी ये होगी ना सब में -1 -1 रख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है ये चीज़। तो अब जब f ऑफ 6 के लिए कॉल होगा ये वाला, तो ये 5 के लिए कॉल करेगा, 4 के लिए कॉल करेगा, 3 के लिए कॉल करेगा, 2 के लिए कॉल करेगा, यहाँ पे 1 के लिए भी कॉल होगा यहाँ पे लास्ट में, और इस तरफ 0 के लिए कॉल होगा, है ना, इसके इधर और इसके इधर। यस सर। तो 1 के लिए जब भी कॉल होगा, 1 के लिए जब भी कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 हमें पता है ना। यहाँ पे 1 है ना, ये जगह दिख रही है, नहीं दिख रही है। यस सर। तो जब भी यहाँ 1 के लिए कॉल होगा यहाँ से 1 की वैल्यू उठा लेंगे और यहाँ पे भेज देंगे, और 0 के लिए यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या चला आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 1 ना। और जब इधर के 1 के लिए कॉल होगा तो यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आराम से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, है ना। अब 3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, 2 और 1 को ऐड करके, हाँ। तो 3 की वैल्यू के लिए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में। तो इसकी जगह पे इस चीज़ को हटा के हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 के लिए तो यहाँ पे क्या ये वैल्यू था ना, 2 के लिए 1 हो जाएगा, 3 के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ गलत लिख दी जाएगी, इसको इग्नोर करना, ठीक है। 2 के लिए 1 होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 के लिए 1 और 0 वाला ऐड होगा तो 1 आएगा ना यहाँ। तो 2 के लिए 1 कर देंगे, फिर इसका ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 3 में क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। अगली बार 3 और 2 का ऐड करना है, तो जब 2 के लिए कॉल करेंगे तो 2 वाली वैल्यू हम यहाँ पे 1 डायरेक्ट उठा लेंगे, तो 2 और 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौथे पोजीशन पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। मतलब जितनी बार कॉलिंग हो रही ना हम उसको रखते जाएंगे। अब 5 के लिए जब हम जाएंगे तो 4 तक का हमें पता है, और 3 का निकालना होगा तो 3 में देखेंगे हम यहाँ पे 2 होता है। अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे कैलकुलेट करके रखा जाए। अगर -1 होता तो हम क्या करते, उसको कैलकुलेट करते, है ना। तो 5 के लिए 4 और 3 की वैल्यू चाहिए, और 4 की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चल जाएगी कि 3 है, और 3 के लिए भी हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू 2 है। तो 3 और 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5, है ना। तो 5 के लिए हम यहाँ पे क्या ले देंगे, 5। अब इधर 4 की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। 4 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देखो 4 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। 5 और यहाँ पे 3 मिल जाएगी, तो 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 वाले जगह पे यहाँ पे 6 वाले पोजीशन पे 8 वाले। तो देखो बस केवल हमने क्या किया, केवल ये वाली जो लाइन थी इतने के लिए ही फंक्शन कॉल हुआ, इधर वाली सारी चीज़ों के लिए फंक्शन कॉल नहीं हुआ। यस सर। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी 2 के पावर n में जा रही थी, अब वो केवल n टाइम में ही हमारा काम हो जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। देखो जिसको भी नहीं आ रहा है वो अपना डाउट पूछ सकता है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो इस चीज़ को प्रोग्राम कैसे करेंगे ना, देखो अगर इसका प्रोग्राम करना हो, मान लो मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ ना, तो फंक्शन हम हरदम स्टैटिक बनाएंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसको ज़्यादा टेंशन मत बनाइए। तो मान लो ये फिबोनाची वाला फंक्शन है, मान लो ये फिबोनाची 2 का नाम बनाएंगे,
ना, क्योंकि सेम नाम का दो फंक्शन हम बना सकते हैं बट पैरामीटर अगर सेम है तो वहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं होगी इसको। तो इसका नाम सिग्नोकी 2 रखा मैंने जो दूसरा फंक्शन बनाया, ठीक है। क्योंकि अगर 2 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम एक ही नाम के दो फंक्शन नहीं बना सकते जिनके पैरामीटर सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर इसकी n की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है। एक चीज ऊपर वाले फंक्शन में ये लाइन समझ में आया था सबको, ये वाला। यस तो अगर इसको ध्यान से देखो, 0 पे 0 रिटर्न करना है, 1 पे 1 रिटर्न करना है। तो अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिख दें कि n की वैल्यू लेस देन 2 है अगर, तो रिटर्न क्या कर दो n को। ये भी वही चीज लिखा हुआ है जो इधर 2 लाइन में लिखा था, इधर एक ही लाइन में। हाँ, 2 से छोटी मतलब या तो 0 होगी या तो 1 होगी, 0 होगी तो 0 Yes. हो जाएगा, 1 होगी तो 1। यस लैपटॉप का फैन थोड़ा प्रॉब्लम करता है। देखो, तो यही वाला कोड हम यहाँ पे बिल्कुल लिखा है, इसको ध्यान से देखो। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया, तो यहाँ पे क्या करा हमने, रिटर्न क्या कर दिया n को। इतना तक समझ में आया होगा ना, इतना तो बिल्कुल वही वाला है ना, ये Yes. समझ में आ रही ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जितना भी n यहाँ पे इनपुट किया गया है, यहाँ पे 6 इनपुट किया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा जिसको हम कहाँ बनाएंगे, ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे बना लिया है। अब हम किसी भी लैंग्वेज में है तो ग्लोबल बनाना है, अगर C++ में हो तो नेम के ऊपर बना लोगे, है ना। पाइथन में हो तो ऊपर बना लोगे कहीं, तो वो ग्लोबली होगा, ठीक है। तो इस एरे इंटीजर टाइप का एक एरे बनाएंगे हम, और इसका कुछ नाम दे देंगे। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया t ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने एक एरे बना लिया जिसको रख दिया t। ये समझ में आया, ये ग्लोबल एरे है, देखो फंक्शन के अंदर नहीं बनाया मैंने ना। जैसे यस सर ये मेन फंक्शन है, इसके ऊपर मैंने ये बनाया है वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल है ना, ठीक है। यस सर। तो जब भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि अब देखो अभी इसका साइज वगैरह नहीं दिया है मैंने, है ना। तो अगर यहाँ पे, इसीलिए मैंने वहाँ लिखा, हमें क्या करना होगा, इसको 6 के साइज का बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू एन, और यहाँ पे साइज पास कर दी, तो ये 6 के साइज का एरे बना देगा ये लाइन, है ना। तो अगर हम C में होते या C++ में होते तो हम पहले से ही यहाँ एक बड़ा सा एरे बना के रखते, जितना भी मैक्सिमम नंबर इनपुट किया जा सकता है उतने के साइज। जैसे अगर कंस्ट्रेंट में दिया है कि जो n की वैल्यू है वो 10 और 5 हो सकती है, ऐसा कुछ दिया है अगर प्रॉब्लम में ना, तो हम इतने के साइज का एरे डायरेक्टली यहाँ पे बना देते अगर C में होते या C++ में होते तो। यस सर क्योंकि हमें वहीं पे साइज देना होता है ना, हम यहाँ पे साइज नहीं दे सकते अगर C++ में, अलग अलग, है ना। तो यस यहाँ भी क्या करेंगे, ये 6 की साइज का एरे बन जाएगा, और हमें क्या करना है, सबको -1 से इनिशियलाइज करना है। याद है या नहीं याद है, अभी किया था पिछले जब हम यस सर। यस -1 से इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी एरे को -1 से इनिशियलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला सकते हैं i+6 i++ ना, ठीक है। और इस एरे में के हर एक इंडेक्स पे क्या रख देंगे, -1। ये समझ में आ रहा है सबको, ये लूप यस सर। समझ में आ रहा है। जो टी एरे है उसके हर एक इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, -1 रख देंगे। देखो मैं मैसेज बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ नहीं दे सकता। तो अगर प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि मैं मैसेज बॉक्स नहीं देख। और विकास और सानो, तुम लोग अगर मैसेज बॉक्स में रिप्लाई कर दो तो ठीक है ना। यस देखो अब ये सबको समझ में आ रहा है ना, किसी कोई ऐसा तो नहीं जिसको इसमें प्रॉब्लम है। हमने क्या सर किया, ये i++ क्यों लिखा है आपने? देखो लूप में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है ना, तो आई की वैल्यू 0 है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो टी ऑफ 0 की वैल्यू -1 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगा, है ना। जिसकी वजह से पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर ये ब्लॉक रन होता है, उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ बढ़ जाती है। तो आई की वैल्यू 0 है तो कंडीशन सही होगा, 0 <6 होता है, तो टी ऑफ 0 में क्या चला जाएगा, -1। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे टी ऑफ 1 में क्या चला जाएगा, -1। फिर आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2।
तो TF2 में क्या हो जाएगा -1, मतलब कि इस एरे के हर एक इंडेक्स पे -1 चला जाएगा। हर बार i की वैल्यू हमें एक बढ़ानी है, इसलिए यहाँ पे i++ लिखा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर ये -1 क्या समझ में नहीं आ रहा, ये -1 किस चीज के लिए यूज -1 कर हम रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि जब हमें एक नया कॉल होगा ना, जैसे इस वाली चीज को अगर मान लो 5 के लिए कॉल हुआ है ना, ये चीज 5 के लिए कॉल हुआ, तो हम यहाँ पे एरे में अपने जाएंगे। 5 के लिए क्या है यहाँ पे -1, मतलब यहाँ पे अभी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हुई है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठा के नहीं ला सकते। हमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ पता चले कि ये कैलकुलेट हुआ या नहीं, क्योंकि जैसे मान लो 4 कॉल हुआ, तो 4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ तक। जब दोबारा यहाँ पे 4 कॉल हुआ है, यहाँ पे दोबारा कॉल हुआ, तो ये वाला क्या करेगा, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको उठा के यूज है ना। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे मान लो f(4) के लिए कॉल हुआ, तो हम यहाँ पे पहले एरे में जाएंगे, चेक करेंगे कि जो चौथा फिबोनाची सीक्वेंस नंबर है वो हमने कैलकुलेट किया है या नहीं किया। अगर -1 है वहाँ पे तो इसका कैलकुलेट नहीं हुआ है ना, तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू उठा के रख देंगे। अगली बारी जब यहाँ पे f(4) फिर से कॉल होगा, तो इस बारी जब चेक करने आएंगे तो यहाँ -1 नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कैलकुलेटेड, तो हम डायरेक्ट वही वैल्यू उठा लेंगे और आगे कॉल होंगे। समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को देखो। हाँ, अगर मान लो इस ये चीज़ अगर तुम कर पा रहे हो, ठीक है, अगर सही है कुछ और यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, f(n) की वैल्यू सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे जो हमने एरे बनाया है, P(n) है ना। अगर इसकी वैल्यू बराबर नहीं है किसके, -1 है ना। अगर P(n) -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमने वो चीज़ कैलकुलेट कर ली है ना। तो अगर कर लिया है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं उसको। हाँ, कर सकते हैं ना। यस सर। और अगर नहीं किया है उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके तब रिटर्न कर सकते हैं ना। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, P(n) की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगला वाला कॉल कर लेंगे, -1 प्लस किया -2। अब जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे P(n). ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर P(n) मतलब जो भी टर्म हमें चाहिए उसको हम एरे में चेक करेंगे। -1 अगर वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू रखी है, तो डायरेक्ट उसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे इन दोनों से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद उस चीज़ को रिटर्न कर देंगे। अगली बार जब दोबारा कभी ये नंबर कॉल होगा तो उस टाइम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। जब कभी भी किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न वाली लाइन चल जाती है तो उसके आगे की कोड नहीं चलती, इतना पता है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, ये वाला जो कोड लिखा है ना, अगर किसी लाइन में प्रॉब्लम हो तो लाइन नंबर बोल सकते हो। हाँ सर, ऊपर से ना जो स्टार्टिंग से एक बार आप रिपीट कर दीजिए, थोड़ा डाउट नहीं क्लियर हुए। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक एरे बनाया है ना यहाँ पे, ठीक है। उस एरे की साइज यहाँ पे दी मैंने 6, जो जिस भी टर्म को हमें देना है उतनी बड़ी साइज हमारे पास होनी चाहिए, है ना। मुझे मेरे हिसाब से उससे एक बड़ी साइज होनी चाहिए, है ना, तभी तो f(6) हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जितना हमें निकालना है उससे एक बड़ी साइज का हमने क्या करेंगे, एरे बनाएंगे और उसके हर एक इंडेक्स से हमने -1 रख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो -1 रखने के बाद हमने क्या करा, इस फंक्शन को कॉल तो हमने नहीं करना, कॉल तो हमें नहीं करना चाहिए ना। पहले -1 रखने के बाद काम करेंगे। देखो, हमें क्या करना था, छठवां टर्म पता करना था फिबोनाची नंबर का। हमने एक एरे बनाया 7 के साइज का, क्योंकि 7 के साइज का होगा तभी फिबोनाची आप 6 हम वहाँ पे रख पाएंगे। और उसके बाद क्या किया हमने, इन सातों इंडेक्स को हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने कॉल किया कि हमें फिबोनाची 6 चाहिए, तो ये क्या करेगा,
ये फंक्शन कौन सा फंक्शन, सॉरी यहाँ पे समझिए आप फिबोनाची 2 लिखिए क्योंकि हम दूसरा वाला फंक्शन कॉल करेंगे, है ना। तो दूसरा वाला फंक्शन जब यहाँ पे कॉल होगा ये वाला, तो अगर n की वैल्यू लेस देन 2 है तो n रिटर्न हो जाएगा, इतना तो हमें पता है क्योंकि ये बेस कंडीशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो हमने एरे बनाया है उसमें ये n वाला नंबर पहले से ही अगर कैलकुलेटेड है तो वहाँ पे -1 नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही सभी इंडेक्स पे -1 रख दिया है ना। अभी इंडेक्स पे शुरू पर ही -1 रख दिया है ना। अब जब यहाँ पे हम आए और कॉल किए तो अगर वहाँ पे -1 हमें अगर नहीं मिलता है अगर किसी भी इंडेक्स पे, तो इसका मतलब वो चीज़ कैलकुलेटेड है वहाँ पे पहले से ही। तो अगर कैलकुलेटेड है तो हम उस नंबर को डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, है ना। यही काम तो हमने अभी देखा था जब हम पीपीटी में देखने थे। उसके बाद अगर वो कैलकुलेटेड नहीं है इन केस, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है। मैंने यहाँ पे इल्स इसलिए नहीं लगाया है, यहाँ पे इल्स लगा सकते हो। अब मैंने इल्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर ये रिटर्न चल गया तो इसके नीचे का लाइन चलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी फंक्शन में अगर वो कुछ रिटर्न करेगा इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा। तो अगर ये रिटर्न कर देगा तो ये लाइन नहीं चलेगी ये वाली। और अगर सर इस नेक्स्ट लाइन में सर fib2 ऑफ n-1 होना चाहिए या fib n-1, हाँ जो आपने हाईलाइट किया। अभी कह रहे थे मैंने एक भी किया था इसको हटा दिया। हाँ अब बताओ, अब सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत। एक दिक्कत अभी है, मैं बताता हूँ क्या है कि जब भी हम एरे बनाएंगे, कहाँ जब भी हम एरे बनाएंगे तो ये दो चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी शुरू में कि 0 वाले की वैल्यू 0 है और 1 वाले की वैल्यू है ना। ये चीज़ हम बताएंगे तभी तो बेस केस हमारा काम करता है, ये सर है ना। तो इसको बताने के लिए, या फिर नहीं भी बताओगे तब भी काम हो जाएगा, तो भी बता देना चाहिए वहाँ पे अगर अच्छा प्रोग्राम करना है। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी, बाकी की चीज़ें को क्लियर कर दी। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? सर लाइन नंबर 11 और 13 समझा दीजिए। 11 और 13 ठीक है। लाइन नंबर 11 में हमने वो दूसरा फंक्शन कॉल किया है ना, फिबोनाची 2 जो भी मैंने बनाया था, और उसमें 6 इसलिए पास किया गया है क्योंकि हमें 6वां टर्म चाहिए फिबोनाची है ना। और जब वो फंक्शन चल जाएगा पूरा और जो भी चीज़ वो रिटर्न करेगा वो रिजल्ट में चला जाएगा। उसके बाद इस लाइन में क्या कर रहे हैं, ये प्रिंट करने के लिए इतनी चीज़ लिखी गई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मतलब लाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, nth टर्म मतलब कॉलन। उसके बाद फिर यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा जो भी आना होगा। जैसे अगर इसको हम चलाएं, इस प्रोग्राम को चलाएं, क्या होता है 8 आना है ना। 6वां टर्म क्या होता है, 8 ही होता है ना। यस सर। तो इसीलिए मैंने शुरू में क्या किया था, एक n ले लिया। अगर मान लो मैंने n लिया होता, मान लो मुझे 10वां टर्म चाहिए है ना, तो एरे कितने की साइज का बनाना था, एक ज़्यादा n+1 है ना, इतने की साइज का एरे बनाना था। और उसके बाद ये चीज़ ठीक है, हमने पास कर दिया। और तो 10वां टर्म में क्या होता है, क्योंकि एन एस टर्म चाहिए तो 10वां वाला टर्म चाहिए मुझे, क्योंकि एन की वैल्यू हम केवल यहीं से चेंज करेंगे, हर जगह से चेंज होगा। अब क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा, 55 क्या सही में 55 होता है 10वां टर्म, क्या होगा 55 हो जाएगा, करके देख लेना ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना। यस सर। अब देखिए सर, इस तरीके से हमने क्या किया, सर लाइन नंबर 21 क्या? लाइन नंबर 21 ये तो मैंने बस लिखा हुआ, ये कमेंट्स हैं सारे ना, इसमें मैंने ये फिबोनाची सीक्वेंस लिखा है। स्टार्टिंग से क्या है, पहले 0 होता है, फिर क्या होता है 1 होता है, फिर 0 1 ऐड होता है तो क्या हो जाता है 1, फिर 1 1 ऐड होता है तो 2 हो जाता है, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर जावा में सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे जैसे लिखते हैं ऐसे करके, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट है। और क्योंकि हमें ज़्यादा समझाना था इसलिए मैंने मल्टी लाइन कमेंट किया। तो ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है ऑप्टिमाइजेशन का, ये हमने जो भी चीज़ यूज करी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो तरीके की होती है, एक मेमोराइजेशन होता है और एक होता है टेबुलेशन। ये चीज़ देखा जाए
हमने क्या करा, ये वाला किया था प्रोग्राम ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बीटी में, मेमोराइजेशन टेक्निक। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल को मेमोराइज करके रख ले रहे हैं कि जब अगली बार कॉल होगा तो हम उसका आंसर डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, है ना। इस तरीके से जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का, उसको हम मेमोराइजेशन टेक्निक कहेंगे, और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। यही कोड लिखा था ना वहाँ पे फिर 2 लिखा था वैसे, लेकिन फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, इस टेक्निक को हम कहते हैं मेमोराइजेशन टेक्निक। अब देखो एक तरीका और होता है, अगर इसी फिबोनाची सीरीज को हमें निकालना हो तो हमारे पास एक तरीका और होता है। वो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा एक नया फंक्शन बनाया 3 के नाम का, है ना। फिबोनाची निकालने के कितने तरीके पढ़े तुमने? बहुत तरीके, यानी तो 2 तरीके हो गए ना, आप तीसरा तरीका। और एक तरीका तो तुम्हें पता होगा, 2 वेरिएबल बनाते हैं n1 n2 और n3 और कर देते हैं, एक तरीका वो होता है। और एक तरीका, बहुत सारे तरीके। तो देखो एक तीसरे तरीके में क्या करेंगे हम सर, हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया, बस ये 33 और 34 लाइन नहीं समझ में आ रही है कि क्या लॉजिक लगा है इसके पीछे। देखो ये कंडीशन समझ में आ रहा है, Cn इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है ना, मतलब बराबर नहीं है। अगर अच्छा अगर बराबर नहीं है तब ये सही होगा, नॉट इक्वल टू है ना, जी, नॉट इक्वल टू पढ़ा है ना, यस बिल्कुल वही वाला नॉट इक्वल टू है। अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब देखो शुरू में हमने सब जगह -1 कर दिया था, है ना। और अगर किसी इंडेक्स पे -1 नहीं मिलता है मुझे, इसका मतलब ये है कि उसका उस इंडेक्स का उस पर्टिकुलर nth टर्म का हमने फिबोनाची कैलकुलेट करके वहाँ पे रखा हुआ है पहले से, है ना। अगर पहले से रखा हुआ है तो हम डायरेक्ट उसी चीज़ को रिटर्न कर देंगे। अगर -1 नहीं होता है तो इस केस में हमने कैलकुलेट कर लिया है, अगर -1 है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसमें रखेंगे। अगर यहाँ पे जब हम रख रहे हैं तो -1 जो चीज़ अगर रही होगी तो वो हट जाएगी। तो किसी वेरिएबल में जैसे मान लो ये चीज़, जैसे मान लो किसी वेरिएबल में मैंने रखा 5, मान लो 6 रखा है ना। अब इसी वेरिएबल में मैं दोबारा क्या रख दूँ 7। अब अगली लाइन में अगर मैं प्रिंट करूँ इस लाइन को 6 से 8 तो क्या मिलेगा हमें 7, है ना। यस सर, 7 ही मिलेगा ना। तो बिल्कुल यही सेम काम हो रहा है। अगर -1 मैंने पहले ही रख दिया था वहाँ पे, अगर फिबोनाची कैलकुलेट करके मैंने कुछ वहाँ पे 55 रख दिया मान लो, तो अब ए को प्रिंट करेंगे तो 55 मिलेगा। अब दोबारा अगर f(10) कोई कॉल करता है तो f(10) की जगह पे -1 ना होगे क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। तो अगर -1 नहीं मिलता है तो जो भी वहाँ पे होगा 55 वो रिटर्न होगा, है ना। यस सर, समझ गए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आगे तो देखो तीसरा तरीका क्या है कि हम ग्लोबल नहीं बना के टेबल को डायरेक्ट कहीं पे बनाते हैं। देखो डायरेक्ट बनाते हैं, मैंने एक एरे बनाया, मान लो dt के नाम का एरे, तो किसी भी नाम का एरे बना सकते हो। मान लो मैंने a के नाम का, ठीक है। और इसकी साइज कितनी कर देंगे, अगर हमें nth टर्म निकालना है तो n+1 साइज कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि a ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। a ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इतना हमें पता है पहले से, है ना। अगर a से प्रॉब्लम है तो इसको f कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है और 1 की वैल्यू 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, i की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि देखो 0 और 1 का हमने कैलकुलेट कर लिया है। 2 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, nth टर्म तक का, और को हर बार बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, जब हमें f ऑफ i कैलकुलेट करना है, पहली बार i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना। तो 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ i - 1 पिछला वाला वैल्यू निकालेंगे प्लस उसके पिछला वाला वैल्यू निकालेंगे i - 2 और दोनों को ऐड करेंगे। अब जब पूरा कोड चल चुका होगा तो लास्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे f ऑफ n। ये लॉजिक समझ में आया किसी को? अगर तुमने ये वाला समझ में आया तो ये भी आया। देखो इसमें क्या किया मैंने, इस वाली चीज़, इसमें मैंने एक एरे बनाया। लेट से यहाँ पे हमें 5वां इंडेक्स का पता करना है ना। देखो
अब मैंने क्या किया, एक एरे बनाया यहाँ पे मैंने एफ नाम का, उसमें मैंने जब मैं एक एरे बनाया मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या पास की गई है, लेट्स से 5 पास की गई है ना। तो ये कितने साइज का बना होगा, 6 के साइज का। जब हम जावा में एरे बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें 0 होता है हर एक में, है ना। तो ये एक एरे बना इस लाइन के थ्रू, ठीक है। और उसके अगली लाइन में क्या किया गया, एफ ऑफ 0 में 0 रख दिया गया, यहाँ पे 0 पहले से ही है और 0 चला जाएगा तो 0 ही होगा। अब एफ ऑफ 1 में क्या कर दिया गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया, 1 कर दिया, है ना। अब 2 से आई की वैल्यू चलना स्टार्ट होगी, है ना। और पहली बार आई की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू क्या है हमें पता है, एन की वैल्यू क्या है 5 पास की गई है ना। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है। खैर कंडीशन सही होने पे हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने पे एफ ऑफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे क्या कॉल किया गया है एफ ऑफ 2, और इसके इक्वल टू में क्या किया गया है 2 - 1 यानी कि 1 प्लस 2 - 2 यानी कि 0 ना। तो ऐसे करने से क्या होगा कि पिछले दोनों का सम निकल के आएगा और एफ ऑफ 2 निकल आएगा, मतलब ये 0 और ये 1 ये दोनों ऐड होंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी 3 होगी, तो इस जगह पे क्या होगा यहाँ पे 3 हो गया होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 वाली वैल्यू ऐड होगी और वो 3 में चली, तो 1 वाली वैल्यू 1 है, 2 वाली वैल्यू 2 है, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 2 है। ऐसे ही ये जब 4 के लिए कॉल होगा, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ेगी कंडीशन सही होगा। अब ये कब तक चलेगा लूप, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो n आई की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू जब 5 होगी और n की वैल्यू 5 होगी तब भी ये कंडीशन सही होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लिखा गया है ना। तो 4 के लिए जब भी कॉल होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और हमें पता है कि क्या हो जाएगा 2, तो 3 और 2 ऐड होगा तो 3 थर्ड वाले पोजीशन पे 2 है और 2 वाले पोजीशन पे 1 है, तो 3 और 2 ऐड होगा, 2 और 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगला वाला जब ये 5 के लिए कॉल होगा, 5 के लिए कॉल होगा तो एफ 5 - 1 यानी कि 5 - 1 तो ये क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 3, तो 4 और 3 वाला ऐड होगा, मतलब 4 ये और 3 ऐड होगा तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। और लास्ट में हमने रिटर्न क्या किया एफ ऑफ एन, एन क्या पास किया था 5, तो यहाँ पे क्या रिटर्न किया गया है एफ ऑफ एन, एन मतलब क्या 5, तो पाँचवीं वैल्यू क्या मिली हमें 5, तो हमें 5वां टर्म मिल गया फिर नए की सीरीज का। ऐसे यहाँ पे अगर 100 पास किया गया होता तो ये 100 के साइज कैरे बनता और पिछला दोनों ऐड होता जाता है यहाँ पे और लास्ट में जो मिलता है वो रिटर्न हो जाता है। ऐसा करने से भी हमें कि nth सेकेंड वाला नंबर मिल जाए। समझ में आया सबको? ये सर कोई ऐसा जिसको इसमें कुछ ना समझ में आए? फिर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता। देखो और किस लाइन में प्रॉब्लम हो रही है बस वो बताओ, वही लाइन बताते हैं। यहाँ पे देखो इस लाइन में एक एरे बनाया गया है, ये ऐसे जावा में एरे बनाते हैं, तो ठीक है। और 0 वाले इंडेक्स पे 0 रख दिया और 1 वाले पे 1 रख दिया, ये काम हो गया इसमें करने, है ना। तो अब हम 2 से लूप चलाना चालू करेंगे क्योंकि 0 और 1 का काम हमने कर दिया पहले ही। तो हमें 2 वाले इंडेक्स पे डिसाइड करना है कि क्या रखना है। ये सब 0 होंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे, है ना, पूरे 5 तक। तो क्या होगा 2 के लिए चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 यानी कि क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2 - 2 यानी कि क्या होगा यहाँ पे 0। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 1 - एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। तो 0 वाले में 0 है, 1 वाले में 1 है, दोनों है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये पूरा चलेगा लूप। अब अगली बार ये 3 के लिए चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ेगी, लूप अगली बार चलेगा तो, है ना। तो अगली बार 3 के लिए जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 होगी, 3 - 1 क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 - 2 यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 2 ऐड होगा और एफ ऑफ 1 ऐड होगा। 2 पे क्या है 1, 1 पे क्या है 1, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही अभी जब अगली बार कॉल होगा तो पिछला दोनों ऐड होगा, मतलब 2 और 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। फिर अगली बार चलेगा तो 3 और 2 ऐड होगा और नेक्स्ट वाले में 5 होगा। और सबसे यहाँ पे क्या रिटर्न किया गया लास्ट में एफ ऑफ एन, एन मतलब क्या है एन मतलब 5 है। तो 5वीं वैल्यू क्या रिटर्न होगी जो 5वें इंडेक्स पे क्या है 5 है। और हमें पता है कि फिबोनाची सीरीज में 5वें इंडेक्स पे 5वां टर्म क्या होता है 5 ही।
तो 5 रिटर्न हो जाएगा। अगर 6 होता तो क्या होता, 5 + 3 ऐड होता, तो यहाँ पे 5 + 3 ऐड होता तो क्या हो जाता, आगे 8 हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता फिर, यहाँ पे हमने 6 के लिए कॉल करते है ना, तो हमें क्या मिलता, 8 मिल जाता। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। अब देखो ऐसे देखना होगा, तो मान लो टेस्ट करें, तो अगर यहाँ पे हम इसको 6 के लिए मान लो कॉल करते हैं, इसको कनेक्ट किया 3 वाले तीसरे वाले को, है ना। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पिछले वाले के लिए थे। इस वाले में तो डायरेक्ट पास करेंगे, तो कनेक्ट किया 6 पास करेंगे तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 8 आया, है ना, 8 आया ना। यस सर। तो ये जो टेक्निक है इसमें देखोगे हमने क्या किया, इसके ऊपर वाले टेक्निक में देखो, इसके वाले इसमें हमने जो रिकर्सन वाला कॉल हो रहा था, जो बार बार कॉल हो रहा था, उसको स्टोर कर लिया ताकि हमें दोबारा कॉल, है ना। और तीसरे वाले में क्या किया हमने, इसमें रिकर्सन को ही गायब कर दिया हमने। देखो ध्यान से, इसमें रिकर्सन है कहीं पे नहीं सर। इसमें हमने रिकर्सन को ही गायब कर दिया। अब यहाँ पे अगर रिकर्सन चल रहा होता तो ये मेमोरी वाला जो रिकर्सन स्टैक होता है उसका जगह लेता। तो सबने रिकर्सन अच्छे से पढ़ा है, तो जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो वो स्टैक में उसके ऊपर प्लेस हो जाता है, वहाँ पे चलता है, मतलब स्टैक का प्लेस बढ़ता जाता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर दिया टोटल। हमने क्या कहा कि रिकर्सन यूज ही नहीं करेंगे, हम केवल इसी टेबल से ही, जो टेबल हम यहाँ पे बना रहे थे ना, ये टेबल जो हम यहाँ पे बना रहे थे, हर बार कैलकुलेट करके वहाँ पे रख सकते हैं, उस टेबल को हमने डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया लूप। तो हमने रिकर्सन को बदल दिया इटरेशन में। अब ये जो टेक्निक है, ये जो दूसरा वाला टेक्निक है, इसको हम कहते हैं टैबुलेशन, और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का दूसरा तरीका होता है। और रियल में जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं तो इसको रियल डीपी कहते हैं ना। ऊपर वाला भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसका सेम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बट वो रिकर्सन स्टैक जो होता है इसका साइज बढ़ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कम ना। तो इसका अगर देखोगे तो ये वाला सोल्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं, टैबुलेशन टेक्निक कहते हैं। ये देखो, ये वही प्रोग्राम है ना। यहाँ पे ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगी। तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सही। बेस केसेस क्या होते हैं जहाँ से लूप का इटरेशन बंद हो जाता है? नहीं, जहाँ पे रिकर्सन जाके रुक जाता है। जैसे अगर हम इस वाले प्रोग्राम की बात करें, ये सबसे सिंपल वाले, है ना। जैसे मान लो 6 के लिए कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, 5 के लिए कॉल करेगा, 5 ये 5 के लिए कॉल करेगा, ये 4 के लिए कॉल करेगा ना। ये 5 के लिए कॉल करेगा, ये 4 के लिए कॉल करेगा। अगर यहाँ n की वैल्यू 6 पास करोगे तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, है ना। यस सर। और जब ये 5 वाला कॉल होगा, तो ये प्रोग्राम 5 के लिए कॉल होगा, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 4 के लिए कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4 के लिए कॉल हुआ है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब अगर मान लो 3 के लिए कॉल हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर 2 के लिए कॉल किया गया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1 0 के केस में यहाँ पे हम आएंगे नहीं, और हम यही से वापस हो जाएंगे, क्योंकि 1 0 जो है 2 से छोटा है। अगर ये कंडीशन हम ना लगाए ना, मान लो ये कंडीशन हमने नहीं लिखी है, तो ये बेस करेंगे, तो अब ये 2, जब ये 2 के लिए कॉल होगा तो ये 1 के लिए कॉल करेगा और 0 के लिए कॉल करेगा। और जब ये 0 के लिए कॉल होगा तो ये -1 के लिए कॉल होगा और -2 के लिए कॉल होगा। -1 के लिए कॉल करोगे तो -2 और -3 के लिए कॉल होगा। तो ये ना ऐसे पीछे चलता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो ये कभी बंद ही नहीं होगा। इसीलिए बेस कंडीशन लगाते हैं, ताकि जब भी हमें n की वैल्यू -2, n की वैल्यू मतलब बेस कंडीशन जब भी सही हो तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं पे रुक जाए। नहीं आया ना। यस। तो इसको टैबुलेशन टेक्निक कहते हैं। हमने उस रिकर्सन को हटा दिया, और इस वाले को मेमोराइजेशन टेक्निक कहते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी, और इस वाले की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। ये तीसरा वाला फिग्मा की 3 वाला फंक्शन है, और ये 2 समझ में आया ना। तो ये टेक्निक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के। और फिलहाल इसमें तुम्हें बस, इसमें जो हमने ये ट्री देखी ना, ये वाली ट्री, इसमें जो प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे F3 यहाँ भी है, F3 यहाँ भी है ना। तो इस चीज़ को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टर्म में हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। अगर तुम इसका वो देखो
कहीं पे तो ओवरलैपिंग यूज किया होगा, नहीं किया, कोई बात नहीं। तो जब हम डिवाइड एंड काउंटर करते हैं ना, तो हम उसमें प्रॉब्लम को छोटा करते जाते हैं। उस छोटा करने के सिचुएशन में कहीं पर अगर प्रॉब्लम ओवरलैप हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4 के लिए कॉल हो रहा है, यहाँ पर भी 4 के लिए कॉल, जब भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम में, तो हम वहाँ पे ये वाला मेथड यूज करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। इस चीज़ को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एक सब प्रॉब्लम है, जैसे 6 वाला कॉल कर रहे हैं, तो हम 4 वाले के लिए ओवरलैप हो रहा है ना, यहाँ भी कॉल हो रहा है, यहाँ भी, तो केस में हम ऐसे यूज के साथ, इसको हम मेमोराइजेशन कहते हैं। और थोड़ा रिकर्सन वहाँ से हटा देंगे अगर, तो उसको टेबलेशन, तो वो दूसरा टेक्निक हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये देखो, ये वो दोनों प्रोग्राम है जो मैंने किया रिकर्सन के बाद, है ना। ये इधर वाला जो प्रॉब्लम है, इधर वाला जो ये सोल्यूशन है, ये मेमोराइजेशन वाला है, इसमें रिकर्सन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी। और ये वाला जो है, इसमें कहीं भी रिकर्सन नहीं है, ये सबसे लास्ट मैंने बताया हुआ है। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ एन, है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है दोनों। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में जो रिकर्सन स्टैक यूज होगा, उसकी स्पेस ज़्यादा लगेगी और इसमें जो चीज़ नहीं होगा, तो इतना ही दोनों में अंतर होता है। बाकी दोनों के दोनों डीपी होते हैं, दोनों के दोनों डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी मतलब डायनेमिक। ठीक है, यस सर। है ना। तो हम अगली प्रॉब्लम के लिए बढ़ेंगे, मैथ टाइप प्रॉब्लम। ये बहुत